हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन विद ज्योति। आज के वीडियो में हम देखेंगे होम मैनेजमेंट के अंतर्गत आंतरिक गृह सज्जा यानी कि इंटीरियर डेकोरेशन, जो कि सभी एक कॉमन टॉपिक है, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या अदर्स होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स हो। क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, होम मैनेजमेंट हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, इससे रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए कुछ समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि क्या होती है आंतरिक गृह सज्जा और उसके सिद्धांत क्या होते हैं। घर के सजाने एवं संवारने की कला को आंतरिक गृह सज्जा कहते हैं। मीन्स जैसे घर को हम लोग अच्छे से, सभी लोग घर को डेकोरेट करते हैं, उसमें सामान रखते हैं, कहीं पर्दे लगाते हैं, कहीं फर्नीचर अच्छे से रखते हैं, कहीं शो पीस लाते हैं, तो उसी को सजाना और संवारना कहते हैं। ये आप सबको पता है। उसी को एक नाम दे दिया गया, उसे कहते हैं आंतरिक गृह सज्जा, यानी कि घर के अंदर होने वाली सजावट। यह सुविधा एवं सौंदर्य पर आधारित होती है। ग्रामीण गृहिणी अपनी झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों पर चित्रकारी करती है, जिसे म्यूरल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी की दीवारों पर जो चित्रकारी की जाती है उसका क्या नाम होता है। कई सारे ऑप्शन दे दिए गए और उसमें आपको सही ऑप्शन टिक करना होगा, वो हो गया म्यूरल। तो इस तरह से आप लोग टॉपिक के अंतर्गत जो जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं उसको भी समझते रहिएगा, इसीलिए टॉपिक ध्यान से समझिएगा। वह अपनी रचनात्मक भावनाओं को गोबर से पुती दीवार पर अभिव्यक्त करती है। फर्श पर अल्पना बनाना, फर्श पर रंगोली के साथ साथ अल्पना, यानी कि अल्पना भी बोलते हैं इसको, रंगोली भी बोलते होंगे। दीपावली या शादी ब्याह के समय झंडियों, रंग बिरंगे कागजों एवं फूल पत्तियों से घर को सजाना, घर को साफ सुथरा रखना, सभी सामानों को झाड़ पोंछ कर निश्चित उचित स्थान पर रखना गृह सज्जा के विभिन्न अंग हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो गृहिणी होती है या जो भी स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, जिसके पास जिस तरह से साधन उपलब्ध होते हैं, वो उन संसाधनों की मदद से, आप चाहे देखते होंगे, चाहे घर छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, जो स्त्रियां होती हैं अपने घर को काफ़ी अच्छे से, सुंदर से सजा के साफ़ सुथरा रखती हैं। जिसके पास जितनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जितने साधन उपलब्ध होते हैं, उस साधनों की मदद से वो अपने घर को व्यवस्थित करती हैं। कोई हम जैसे अच्छे माहौल में रह रहे हैं, शहर में हैं, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, तो लोग फर्नीचर, कालीन, शो पीस, महंगे महंगे स्टेचू रखते हैं। अब जब घर का ग्रामीण का माहौल है, ग्रामीण माहौल में परिवेश में रह रहे हैं, तो वहाँ जो भी है फूल पत्तियों से सजावट कर देते हैं, चित्रकारी कर देते हैं, गोबर से दीवारों को चित्रकारी कर देते हैं, गोबर से लीप करके घर की फर्शों को साफ़ सुथरा कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो वो मतलब तरीका वही है, अपना अपना सबका पैटर्न होता है कि कोई किसी तरीके से सजावट करता है घर की और कोई किसी तरीके से, लेकिन उसको सजाना घर की आंतरिक गृह सज्जा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है, झंडियों, रंग बिरंगे कागजों एवं फूल पत्तियों से घर को सजाना, घर को साफ सुथरा रखना, सभी सामानों को झाड़ पोंछ कर रखना। मतलब जैसे आप देखते होंगे घर में सामान जो रखे रहते हैं, कुछ दिन अगर हम नहीं सफाई करते हैं तो उनमें जाला लग जाता है, धूल मिट्टी आ जाती है, जिससे वो गंदे लगते हैं दिखने में और घर व्यवस्थित नहीं लगता, जिससे कि हम जब भी कोई आता है हमारे घर तो उससे एक नेगेटिविटी फैलती है कि घर में बहुत ही नेगेटिव एनर्जी हो गई। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई भी आंतरिक गृह सज्जा यानी कि घर की जो सजावट होती है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेनला सुंदरराज के शब्दों में। Interior decoration is a creation at which can transfer an ordinary house. It is the अब ये डेफिनेशन भी बहुत आती है कि ये डेफिनेशन किसने दी, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। इंटीरियर डेकोरेशन इज़ अ क्रिएशन एट विच कैन ट्रांसफॉर्म एन ऑर्डिनरी हाउस, मतलब एक साधारण से घर को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक अच्छे घर में। मतलब एक बहुत साधारण सा बिखरा हुआ घर अगर उसको सही तरीके से, ठीक ठाक तरीके से सजावट कर दिया जाए, सामान सही तरीके से रख दिया जाए, तो वही घर सुंदर दिखने लगता है। इट इज़ द out of adjusting the space and equipment to suit the fundamental and cultural needs of the dwellers, and thus creating a pleasant atmosphere by combining use, economy, beauty and individuality. One is able to create a unique effect of charm in the house, and one lives in reflecting refined and cultured foster of the इमेज। तो मतलब ये होता है कि अपने कल्चर को फॉलो करके, अपनी सभ्यता को फॉलो करके घर के चार्म को, खूबसूरती को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि घर में काफ़ी अच्छी
पॉजिटिव एनर्जी रहती है, घर देखने में सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आंतरिक गृह सज्जा कितनी इम्पॉर्टेंट होती है कि घर अगर ऐसे बना दिया जाए तो केवल दीवारें खड़ी कर दी जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा, उसमें बिल्कुल चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से पड़ी रहेंगी, धूल मिट्टी पड़ी रहेगी, चीज़ें बस खाली रखी हुई होंगी। लेकिन अगर वही आंतरिक गृह सज्जा कर दी जाए तो वही घर इतना सुंदर लगने लगता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गाँव में हो, चाहे वो शहर में हो। व्यवस्थित घर, सजावट, साज सज्जा जिसमें हुई हो, अच्छे से सामान रखा हो, साफ़ सुथरा हो, धूल ना पड़ी हो, मिट्टी ना पड़ी हो, वो घर देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। हमें वहाँ जो मेहमान आते हैं वो भी खुश होते हैं, और जो लोग घर में रहते हैं वो भी स्वस्थ रहते हैं, और उनका हर काम में मन लगता है, वो नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। तो आंतरिक गृह सज्जा का महत्व तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि एक साफ़ सुथरे घर और अच्छे से सामान जहाँ चीज़ें रखी हुई होती हैं, उस गृह में या उस घर में कितने अच्छे से काम करने में मन लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि ये होता क्या है, इसका बेस क्या है, इसको क्यों समझना है। हम जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हमें इसको क्यों पढ़ना है, इसे क्यों समझना है, तब तक आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और जानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रंगों के बारे में देख लें, क्योंकि रंगों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी तो मैं आपको सिद्धांत में डिटेल से बताऊंगी। पीला रंग कृत्रिम तथा स्वाभाविक प्रकाश का द्योतक होता है। ठीक है, ये इस तरह की मैंने कुछ चीज़ें काट दी क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ। पीला रंग कृत्रिम तथा स्वाभाविक प्रकाश का द्योतक होता है, साथ ही प्रफुल्लित, आनंदमय, हल्कापन सहित होता है। मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा कि पीले रंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कि पीले रंग किस चीज़ का परिचय देता है, तो आप समझ लीजिएगा कि स्वाभाविक प्रकाश का द्योतक होता है और साथ ही प्रफुल्लित तथा आनंदमय, हल्कापन सहित होता है। आशावादी, सहानुभूति तथा प्रगति का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? आशावादी, सहानुभूति और प्रगति का सूचक होता है। सुनहरे रंग से अंधकारमय कमरे में प्रकाश आ जाता है, क्योंकि जैसे सुनहरा रंग जो होता है तो कमरा बहुत डल सा लगता है, अंधकार में लगता है, उसमें प्रकाश हो जाता है। ठंडे मौसम में नारंगी रंग की सजावट अच्छी होती है। अब ठंडे मौसम में किस रंग की सजावट करनी चाहिए, तो बताया गया है नारंगी रंग की सजावट अच्छी होती है, क्योंकि गर्मियों में लाइट कलर और जाड़ों में डार्क कलर अच्छे लगते हैं। यह उत्साह, आशा और हिम्मत तथा अतिथि सत्कार की भावना को जागृत करता है। भूरा रंग शिथिलता, ये सब आप लोग लिख लीजिए कि कौन सा रंग किस चीज़ का परिचय देता है और किस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, और इस भूरा रंग शिथिलता और नम्रता का सूचक होता है। लाल रंग प्रफुल्लता, बड़प्पन, दिखावा और स्वागत करने वाला होता है, किंतु ये आरामदायक नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ब्राइट होता है, आंखों में लगता है, तो इसलिए ये आरामदायक नहीं होता है। बैंगनी रंग राजसी रंग कहलाता है। अब पूछा जाएगा कि राजसी रंग कौन सा होता है, 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको लगाना रहेगा टिक कि बैंगनी रंग राजसी रंग होता है, जो लाल तथा नीले के सहयोग से बनता है। नीला रंग शीतदायक तथा दूरी का सूचक होता है, या कमरे के स्थान को अधिकता प्रदान करता है। मतलब जो नीला रंग होता है उसको नीले रंग से कमरा बड़ा सा लगता है। ठीक है, स्पेस पता चलता है। कमरा फैला हुआ तथा विस्तृत होने का आभास देता है, साथ ही बड़प्पन एवं शिष्टाचारता का प्रतीक होता है। हरा रंग आरामदायक, शीतल और स्फूर्तिवर्धक होता है। ठीक है, ये हो गया रंगों के बारे में। अब हम लोग जानेंगे आंतरिक सज्जा के सिद्धांत के बारे में। आंतरिक सज्जा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन। गृह विज्ञान के अंतर्गत आंतरिक सज्जा का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक गृहिणी को आंतरिक सज्जा तैयार करना। आंतरिक सज्जा के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान प्रत्येक गृहस्वामी के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। आंतरिक सज्जा के निम्नलिखित 5 मूलभूत सिद्धांत होते हैं। कितने? 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। पहला क्या है? अनुरूपता। अनुरूपता के साधनों और सामानों को एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए ताकि उनके बीच एक रूपता स्थापित हो। कमरे में आकार प्रकार के अनुरूप ही उसके अंदर फर्नीचर, पर्दा, दीवार का रंग, दीवार पर टंगे चित्र तथा बिजली के बल्ब, झाड़ू, फानुस आदि का व्यवहार होना चाहिए। मतलब अनुरूपता का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ये सब कुछ बैलेंस रहे, जिससे कि मतलब सब कुछ समान लगे, जिससे कि कमरे में एक रूपता हो। मतलब जैसे कि आप कमरे में आकार प्रकार के अनुरूप ही उसके अंदर फर्नीचर हो। फर्नीचर मतलब छोटे कमरे में अगर बहुत बड़ा फर्नीचर रख दिया जाएगा तो जब निकलने और आने जाने में ही
हम लोगों को दिक्कत होगी, जो भी रह रहा होगा उसे दिक्कत होगी, तो वो कमरा देखने में कहाँ से अट्रैक्टिव लगेगा, वो तो अजीब सा लगेगा कि हाँ इतने बड़े छोटे कमरे में इतना बड़ा फर्नीचर ही रख दिया गया, तो देखने में काफ़ी अटपटा सा प्रतीत होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीवार का रंग कैसा है और दीवार के रंग के अनुरूप ही जो सजावट का सामान होता है, जैसे कि हल्के कलर की दीवार कोई है, क्रीम कलर की दीवार है, तो उस पर डार्क कलर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर क्रीम कलर की दीवार पे आप क्रीम कलर की ही चीज़ें लगा देंगे तो वो दिखाई ही नहीं देंगी। तो इन सारी बातों का ध्यान अनुरूपता के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अनुरूपता अनुकूलन एकता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित 5 तत्व कौन कौन से हैं? रेखा एवं रूप, आकार, बनावट, विचार तथा रंग। ये सारी जो हैं ये 5 तत्व हैं। पहला देखते हैं रेखा एवं रूप में अनुरूपता। आकृतियाँ रेखाओं से ही बनती हैं, चाहे वह सम रेखा, खड़ी रेखा, आवृत्ति रेखा, त्रिकोण रेखा या विषम रेखा हो। मतलब ये तो जानते हैं कोई भी आकृति या आवृत्तियाँ होती हैं जो रेखाओं से ही बनती है। जैसे कि कोई भी सोपीश है वो चौकोर है, वर्गाकार है, तो उसमें रेखाएं ही होती हैं, जो वर्गाकार में सारी रेखाएं समान होती हैं। तो इस तरह से जो भी आकृतियाँ बनती हैं वो रेखाओं से ही बनती हैं। वर्गाकार, गोलाकार, आयताकार आकृतियों में त्रिभुजाकार आकृति का प्रयोग एक रूपता या समरूपता नहीं दर्शाते हैं। आवृत्ति रेखा, समरेखा एवं विषम रेखा का प्रयोग समरूपता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार की रेखाओं के संतुलित उपयोग से आकर्षक आकृतियाँ बनाई जाती हैं। मतलब कि जब विभिन्न प्रकार की रेखाएं प्रयोग की जाती हैं तो उनसे बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनती हैं। लेकिन अगर उन आकृतियों को सही प्रकार से उनमें रेखाओं का प्रयोग नहीं होता है, कहीं रेखा छोटी बड़ी हो जाती हैं, कहीं जैसे गोलाकार है उसमें त्रिभुजाकार रेखाएं आ गई, तो वो देखने में नहीं अच्छा लगता, तो उस कंडीशन में आकृति नहीं अच्छी बनती है। लेकिन अगर रेखाओं का सही प्रकार से उपयोग किया जाता है तो उसमें एक रूपता बनी रहती है। ठीक है। आकार में अनुरूपता। छोटे कमरे में बड़े आकार वाली दर्शनीय वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। जो बिजली के बल्ब या फानुस राजभवन के कमरों में लगाए जाते हैं वह मध्यम आय वर्गीय या लघु आय वर्गीय मकानों में नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो वो उटपटांग लगते हैं। क्योंकि कमरे छोटे होंगे और बड़े आकार का फर्नीचर और बड़े आकार की सजावट की चीज़ें रख दी जाएंगी तो कमरे में जगह की पता ही नहीं चलेगी। अव्यवस्थित कमरा लगेगा, ना बैठने उठने में समस्या होगी। क्योंकि जब किसी काम से आप करने के लिए कमरे में जाएंगे, निकलेंगे, तो फर्नीचर आप जब भी निकलेंगे तो वो आपसे टकराएगा, तो इससे अव्यवस्था उत्पन्न होगी और ऐसी कंडीशन में वो काम करने में भी दिक्कत देता है और दिखने में भी सुंदर नहीं लगता है। तो हमेशा जो सजावट करनी चाहिए कमरे में वो कमरे के आकार के अनुरूप ही करनी चाहिए। अगला देखते हैं बनावट में अनुरूपता। यदि कमरे की बनावट मोज़ेक के कारण चिकनी या मुलायम मालूम पड़े तो उसमें भारी भरकम मोटे या खुरदरे फर्नीचर रखने चाहिए। खड़े फर्श पर कभी कीमती सोफ़ा शोभनीय नहीं होते हैं। मतलब जब उसमें जैसे लगे से कमरा बिल्कुल प्लेन है, चिकना सा फील हो रहा है कि कमरे में काफ़ी जगह पता चल रही है, तो उसमें जब ऐसी कंडीशन में कमरे में जब जगह खूब पता चले तो उसमें भारी भरकम और मोटे या खुरदरे फर्नीचर आप रख सकते हैं, तो उसमें वो शोभनीय लगेगा। लेकिन अगर छोटे कमरे में आप भारी भरकम या खुरदरे फर्नीचर रख देंगे तो वो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। विचार में अनुरूपता। सजावट की वस्तुओं के खरीदने और रखने के पीछे विचार कार्य करते हैं। विचार में अनुरूपता क्या है? सजावट की वस्तुओं को खरीदने के और रखने के पीछे विचार कार्य करते हैं। विचार सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकते हैं, जो कि सज्जा से प्रतिबंधित होते हैं। वेश्यालय में नंगे अधनंगे पुरुषों के चित्र लटकाए जाते हैं, न कि विद्यालय और पुस्तकालय में। तो हर तरह से देखिए विचार में अनुरूपता। जहाँ पर जैसे आप सिनेमा घर जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारे फिल्म स्टारों की फ़ोटो लगी होती है, क्योंकि वहाँ वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप कहीं और जाएं और वहाँ पर आपको जैसे आप विद्यालय में फिल्म स्टारों की फ़ोटो लगी हो तो वो शोभनीय नहीं लगता, क्योंकि वहाँ के विचार, वहाँ का माहौल अलग होता है। वहाँ पे सरस्वती माता की फ़ोटो अच्छी लगेगी, न कि फिल्मी कलाकारों की। तो यही इसमें बताया गया है कि सजावट की वस्तुओं को
के खरीदने और रखने के पीछे विचार कार्य करते हैं। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई आपका गेस्ट रूम है जिसमें आपके मेहमान आते हैं, तो वहाँ फूल अच्छे लगेंगे, अच्छी अच्छी पेंटिंग अच्छी लगेगी और इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए जो लोगों को आकर्षक लगे। कहीं वहाँ हर तरह के लोग आते हैं, बड़े आते हैं, बूढ़े आते हैं, बच्चे आते हैं, तो वो देखने में शोभनीय लगे। उटपटांग चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जैसे अगर आपका बेडरूम है या कोई भी हस्बैंड वाइफ अपने बेडरूम को सजाते हैं, तो वहाँ वो अपनी मनपसंद की चीज़ें रख सकते हैं जैसे उनके चित्र पसंद है। लेकिन अगर आप गेस्ट हाउस सजा रहे हैं या आप अपने पेरेंट्स का कमरा सजा रहे हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कमरा सजा रहे हैं, तो आपको इन सारी बातों का दिमाग में ध्यान रखना है कि किस तरह के लोग उस कमरे में रह रहे हैं और कैसे उनके विचार हैं। ये हो गई विचार की अनुरूपता। और इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि विद्यालय और पुस्तकालय में कैसी चीज़ें रखनी चाहिए, कैसी नहीं रखनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पर हम लोग बच्चों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं कि हाँ, वहाँ पे ग्लोब रखा होता है, वहाँ पर मैप लगा होता है, वहाँ पे सरस्वती माता की फ़ोटो लगी होती है, वहाँ पर हमारे आइडियल जो नेता हैं हमारे देश के लिए जिन्होंने किया उनकी फ़ोटो लगी होती। तो ये भी एक तरीके की सोच है, ये भी एक सज्जा का एक रूप है, क्योंकि हम लोग को सज्जा इसी के अनुसार ही करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विचारों में अनुरूपता क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें बताएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन से आपको लगता है कि इसमें जो कथन कहे गए हैं वो सही हैं। इसलिए मैं एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, जिससे कि जैसे कोई भी ऑप्शन घुमा फिरा करके आए तो आप उसे बेटर तरीके से समझ सकें। रंग में अनुरूपता। रंगों की व्यवस्था कमरे में प्रकाश आने की मात्रा एवं कोण पर की जानी चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रंग बेमेल ना हो। यदि कमरे में प्रकाश कम आता है तो उसमें सजावट के सामान, पर्दे, फर्नीचर तथा दीवारों के रंग हल्के होने चाहिए। गर्मी में हल्के रंग और शीतकाल में गहरे रंग का प्रदर्शन सजावट के सामान ही होना चाहिए। मतलब ये आपको पता है कि गर्मी में हल्के रंग पता है आपको, क्योंकि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और जाड़े में हमेशा गहरे रंग का प्रदर्शन करना चाहिए। तो इसी तरह से कमरे में भी ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी और जाड़े के अनुरूप हमें सजावट का ध्यान रखना चाहिए, रंगों का ध्यान रखना चाहिए। इससे रंग में अनुरूपता बनी रहती है। अगला दूसरा देखते हैं अनुपात। अब अनुपात के बारे में जानेंगे हम लोग। समानुपात का सिद्धांत सजावट की वस्तुओं और कमरों के आकार प्रकार के उचित पारस्परिक संबंधों को लेकर बना। यदि छोटे आकार में डाइनिंग हॉल में 12 कुर्सियों वाला डाइनिंग टेबल रख दिया जाए तो कमरे की सारी फर्नीचर व्यवस्था भद्दी हो जाती है। अतः समानुपातिक प्रभाव पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। समानुपातिक प्रभाव के निम्नलिखित 3 प्रमुख नियामक हैं। रेखा का प्रभाव। रेखा 2 प्रकार की होती हैं, ऊर्ध्वाकार या लंबी, समतल या छेदित। मतलब सही कहा गया है कि वही चीज़ है कि अगर छोटे से कमरे में अगर आप 12 कुर्सी वाला डाइनिंग टेबल रख देंगे तो वो भद्दा लगेगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल एक कमरे में जगह ही नहीं बचेगी। और उसी कमरे में अगर आपका कमरा छोटा है तो आप 6 कुर्सियों वाला डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, उससे छोटा है तो आप 4 कुर्सियों वाला रख सकते हैं। तो इस तरह से कमरे के अनुरूप और जितने परिवार में सदस्य रहते हैं उसके अनुरूप व्यवस्थाएं घर में सजावट की जाती हैं या फर्नीचर की जाती हैं। दूरी का प्रभाव। सजावट की वस्तुएं का पारस्परिक दूरी का समानुपातिक प्रभाव उत्पन्न करने में बड़ा महत्व होता है। ठीक है। चौड़ी दीवार पर बहुत छोटे चित्र अच्छे नहीं लगते हैं। कमरे में दूर दूर रखे फर्नीचर भी अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब जैसे सोफ़ा है, सोफ़ा के एक सिस्टम होता है कि वो उसकी सारी जो चेयर होती हैं वो पास ही पास रखी जाती हैं। कभी कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि सोफ़ा की 2 चेयर बाहर रख दी जाए, एक बड़ा वाला जो सोफ़ा होता है वो अंदर रखा जाए, ऐसा नहीं होता है। सोफ़ा को लगाने का एक तरीका होता है, तो सोफ़ा उसी पैटर्न पर लगाना चाहिए। बहुत बड़ी दीवार, उस पर बहुत छोटी सी अगर आपने घड़ी लगा दी तो वो दिखाई ही नहीं देगी। बहुत छोटी सी सीनरी आपने लगा दी तो वो दिखाई नहीं देगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। माप का प्रभाव क्या है। छोटे कमरे में भारी भरकम फर्नीचर भद्दे लगते हैं और बड़े कमरे में छोटे फर्नीचर भद्दे लगते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं संतुलन। कला का वह सिद्धांत है जिसके द्वारा सजावट की विभिन्न वस्तुओं के बीच सही समायोजन होता है। किसी कमरे की सजावट में संतुलन उत्पन्न करने के लिए उस कमरे में रखे जाने वाले सजावट के सामानों की रेखाओं, रंग, प्रकाश, वजन आदि में अनुकूलता होनी चाहिए। ठीक है। उसमें अनुकूलता जरूर होनी चाहिए कि उनका रेखाओं में संतुलन हो, जिससे कि वो भद्दी ना लगे। रंग इस प्रकार होना चाहिए कि कमरे की दीवारों से मैच कर रहे हो। मतलब अगर लाइट कलर की दीवार है तो डार्क कलर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। प्रकाश आ रहा हो उसमें, और वजन से सेंस ये है कि बहुत भारी भरकम ना हो, या तो कमरा अगर बड़ा है तो भारी भरकम फर्नीचर हो। इन सभी चीज़ों का अनुकूलता होनी चाहिए। संतुलन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक संतुलन तथा अनौपचारिक संतुलन।
लय उस मार्ग को कहते हैं जिस पर हमारी दृष्टि रेखाओं, रंगों और आकार की व्यवस्था करने के लिए दौड़ती है। लय एक प्रकार की चक्षु गति है जो दर्शक की आंखें कहती है। लय दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? नियमित तथा अनियमित लय। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि चक्षु गति होती है जो दर्शक की आंखें कहती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? नियमित तथा अनियमित। सजावट में बल आकर्षण के बिंदु के रूप में सजावट का वह सामान रखा जाना चाहिए जिसके चारों ओर अन्य वस्तुएं रखी हों। दर्शकों की दृष्टि जिस पर तुरंत पड़े तथा अधिक पड़े उसे केंद्र में रखना चाहिए। ठीक है, जिस पर तुरंत पड़े या अधिक पड़े उसे केंद्र में रखना चाहिए, मतलब बीच में रखना चाहिए। जिस वस्तु पर अधिक बल देना है उसे अन्य वस्तुओं के समूह में विपरीत रंग की वस्तुओं के पास रखना चाहिए। जिस चित्र के चारों ओर माला पहना दी जाती है वह बिल्कुल फोकस में आ जाता है, उस पर बल पड़ता है। जिस चित्र अथवा वस्तु के पास मोहक गुलदस्ता रख दिया जाता है वह तुरंत ध्यान खींचता है। मतलब जैसे कि आपने सोफ़ा के बगल में जो बड़े से गुलदस्ते होते हैं, अगर कमरे के एंट्रेंस पे ही वो रख दिया तो देखने में ही बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सजावट में बल कहाँ देना है, किस केंद्र बिंदु पे हमें ऐसा सामान रखना है जो दर्शक को मतलब जैसे कि वो सबसे पहले जब कमरे में आए और देखें तो वो उन्हें आकर्षित करे, भद्दा ना लगे देखने में कि ये अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गए, हम लोगों ने आंतरिक सज्जा के सिद्धांत समझे और इसके बारे में डिटेल से जाना, जिसमें है अनुपात, लय, अनुरूपता, संतुलन, बल। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा अच्छे से। तो आप लोग इसको पढ़िएगा डिटेल से और समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसमें ध्यान रखने वाली बातें रहीं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश, ये सारी चीज़, स्थान, इन सब चीज़ों के महत्व के बारे में भी हम लोगों ने समझा कि आंतरिक सज्जा को किस प्रकार करना चाहिए, उसमें वस्तुओं को किस प्रकार से रखना चाहिए और रेखाओं का क्या महत्व होता है, दूरी का क्या महत्व होता है, प्रकाश का क्या महत्व होता है। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में समझा। इससे रिलेटेड और रंगों के बारे में जाना, कौन सा रंग किस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहूँगी और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा क्योंकि आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से मुझे कुछ नहीं मिलता है, बस ये लगता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।